हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज यूपी बोर्ड क्लास 12 की जो हमारी 13 डे सीरीज़ फॉर पीसीएम जो हमने लॉन्च की है, उसमें आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि हम छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो पूछे गए हैं पिछले पेपरों में उन पे ध्यान देंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, आप लिखते चलना, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वैद्युत आवेश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैद्युत आवेश, तो देखो वैद्युत आवेश क्या होता है। अगर देखा जाए तो वैद्युत आवेश की कोई परिभाषा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान होता है वैसे ही वैद्युत आवेश होता है। यानी जो द्रव्यमान और वैद्युत आवेश हैं वो पदार्थ क्या होते हैं, वैसे मूल गुण होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, मूल गुण। और मूल गुणों की परिभाषा अभी नहीं दी गई है, ठीक है। फिर भी हम बना लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल, जैसे जैसे ये है लाल मार्कर है, इसको हम नॉर्मल कागज के टुकड़े पर लगाएं तो कोई रिएक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको घिसें अपने सिर पे और इस पर टच करें तब वो कागज चिपक जाता है। तो क्या है, पहले क्यों नहीं चिपक रहा था, अब क्यों चिपक रहा है, यानी घर्षण के बाद कुछ हुआ। यानी तब अगर परिभाषा बनाते तो कुछ ऐसे बनती है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, बस, और कुछ नहीं। ये भी एकदम सटीक परिभाषा नहीं है, फिर भी कह सकते हैं हाँ परिभाषा। और आवेश का जो प्रतीक होता है, सिंबल, वो कहीं कहीं स्मॉल क्यू भी होता है, कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी होता है, ठीक है। मात्रक होता है इसका ऐसा ही मात्रक, वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आवेश के प्रकार होते हैं। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप सब कुछ जानते हो। धनावेश कब आता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, ठीक है। और ऋणावेश कब आता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, छाप लीजिए, ठीक, आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बता रहा हूँ। अब जैसे एक होता है वस्तुओं के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें मान लो सामान्य अवस्था में n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या मैं कहूँ n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब उस पर आवेश कितना होगा। तब ये सिद्धांत बताता है कि उस पर आवेश होगा प्लस माइनस n। क्या होगा, प्लस माइनस n ही लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था में n इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब उस वस्तु पर आवेश Q इजिकल टू प्लस माइनस के n ही होता है, ठीक है। अब देखो n क्या है, यहाँ n है नंबर, क्या होगा, देखो n 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना
कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, माइनस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमें यही आपसे पूछ ले प्रोटॉन पर आवेश, कितना होगा, परिमाण समान है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम ही होगा, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यही पूछ ले आपसे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। ये छोटी छोटी बातें हैं, बता रहा हूँ। ये होता है आपका प्लस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, क्लियर। उतारिए भी जाता है, यही बुला देता हूँ मान लो। ठीक है, उतार लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होती है, I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T। अगर मात्रक निकाले कूलम प्रति सेकंड, और एक और मात्रक होता है इसका एम्पियर। ठीक है, देखो धारा क्या है, किसी चालक में प्रति सेकंड, किसी चालक में प्रति सेकंड कितना आवेश गुजर रहा है, किसी चालक से प्रति सेकंड कितना आवेश गुजर रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारा। या हम कह सकते हैं कि आवेश की गतिमान अवस्था को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत धारा, जिसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक हम जान चुके हैं कूलम प्रति सेकंड या होता है एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं विमा पूछूं, आई की विमा क्या होती है, सभी जानते हैं आई एक वैद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि, तो मूल राशि की विमा क्या होती है, ए होती है, ध्यान रखिए। अगर यही मैं पूछ लूँ आपसे आवेश की विमा, आवेश की विमा, बहुत से छात्र तो आवेश की विमा नहीं बता पाते, बताओ क्या चक्कर है। देखो कितना आसान है, अगर यहाँ से निकालूं मैं Q बराबर क्या निकल के आएगा, I इंटू टी, तो विमा निकालनी है, इसकी कितनी होगी A, और समय की कितनी होगी कैपिटल T, तो क्या निकल गई आवेश की विमा, AT। क्लियर। अब यहीं से थोड़ा सा और इसमें बढ़ाएं इसको आगे, I इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, NE अपॉन में T। इससे आगे भी डिस्कशन होता है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ तक क्लियर है, मिटा दो। चलो ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब थोड़ी इंपोर्टेंट चीजों की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वैद्युत बल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास समय कम है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो वैद्युत बल क्या है, देखो 11th पढ़ के आए हैं आप, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा। क्या था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ऐसा दो द्रव्यमान है हमारे पास, उनके बीच में जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसका मान कितना होता है, उन दोनों आवेशों, उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। जस्ट यहाँ पे क्या है कि जब दो आवेश रखे हों, जब दो आवेश रखे हों, चाहे वो समान प्रकृति के हो, चाहे वो असमान प्रकृति के हो, तब उनके मध्य जो बल लगेगा उसी क्या कहते हैं हम, वैद्युत बल। यानी ऐसे कह सकते हैं, जब दो ऐसे कहेंगे, जब दो समान अथवा दो असमान प्रकृति के आवेश, दो समान अथवा असमान प्रकृति के आवेश वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, तब उनके मध्य
जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं हम? वैद्युत बल। और वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण का होता है और एक किसका होता है? प्रतिकर्षण का। ठीक है, अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य कैसा बल रहेगा? प्रतिकर्षण। जो वैद्युत बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। और समान प्रकृति के हैं, सॉरी असमान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य लगेगा आकर्षण का बल। ठीक, क्लियर? वैद्युत बल समझ गए? जब दो समान अथवा दो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तब उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। बहुत शानदार। किसकी बात करेंगे अब? कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? अरे ऐसा होता ही नहीं किसी वीडियो में ना गिरे। चलो, कूलाम का नियम क्या कहता है? जैसे यहाँ कोई दो आवेश रखे हो, वो भी कैसे आवेश हो? बिंदु आवेश। ठीक है, मान लीजिए हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q2। ठीक है, दोनों एक दूसरे से, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी मान ली हमने स्मॉल r। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे? स्मॉल r दूरी पर। तब इनके मध्य में जो बल लग रहा होगा, अगर ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का। अगर ये दोनों असमान प्रकृति के हैं तो बल कैसा लगेगा? आकर्षण का। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बात कर देता हूँ वैद्युत बल की। आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण मिला के क्या बोल देंगे हम? वैद्युत बल। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है हमसे कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, देखो शब्द जोड़ा है मैंने स्थिर। स्थिर का मतलब रुके हुए। गतिमान आवेशों की बात नहीं करेंगे, गतिमान आवेश एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, समझो नियम को। स्थिर और गतिमान का अंतर में चौथे चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब दो स्थिर बिंदु आवेश, कूलाम कहना चाह रहे मैंने, कूलाम चाचा कहना चाह रहे हमसे कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, यानी आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, परमाणु लेंगे। ठीक है, चिन्ह का मतलब नहीं है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा बोलूंगा, कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल यानी कि आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, परमाणु लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है हमारा कूलाम का नियम। अब देखो, ये भी F की वैल्यू, ये भी F की वैल्यू, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। समीकरण 1 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। जब यहाँ से इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक K निकल के आता है, Q1 Q2 अपॉन में R²। K क्या है यहाँ? समानुपाती नियतांक। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ K बराबर समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ठीक, चलो K की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है? यहाँ एप्सिलॉन लिख देते हैं, एप्सिलॉन एन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दूं एप्सिलॉन एन। वैसे तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, वैसे होती क्या है ये? चलो दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, चेक कर लेते हैं। बस इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो यहाँ तक उतार लिया, कोई दिक्कत? दोबारा बोल देता हूँ, जो उनके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के यानी कि स्मॉल r के वर्ग के समानुपाती होता है। दोनों f की वैल्यू, इसलिए मैंने दोनों को संयुक्त कर दिया। जब ये समानुपाती चिन्ह को हटाया तो ये कांस्टेंट आया हमारा k का नाम क्या? समानुपाती नहीं था, कुछ नहीं। k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो, अब वैल्यू रख देते हैं या इस जगह पे k की, तो f की वैल्यू निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। एप्सिलॉन को कहते क्या है वैसे? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m कहते हैं इसको। होती क्या है ये? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे, ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी नहीं बताएंगे, चलो आगे देखते रहो। अब एक वैल्यू और होती है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट k। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट k। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो एप्सिलॉन को मैं एप्सिलॉन m भी कह सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, और k को हम एप्सिलॉन r भी कहते हैं। k को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन r। यहाँ लिख देता हूँ, k क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। k हमारा माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ? एप्सिलॉन नॉट k। एप्सिलॉन नॉट k। f बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, देखो यदि माध्यम हमारा, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, ठीक है, यदि माध्यम क्या हो हमारा? निर्वात या वायु। निर्वात सभी जानते हैं ना, जहाँ कुछ ना हो, वैक्यूम, तब k की वैल्यू होती है 1। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं और डिटेल से करा था, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12। फॉर्मूला होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया? इसको इधर पहुंचा दिया, इसको इधर पहुंचा दिया, कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और एफ आया न्यूटन। फॉर्मूला तुम्हारा मात्रा हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर विमान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो चीज़। ठीक है, उतारो फटाफट। हो गया यहाँ तक? ये आपका कूलम का नियम। ठीक है, और भी बड़ा कर सकते हैं इसको, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। चलो मिटा रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, और या तो ये भी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसकी बात करते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र। तो देखो जैसे हमने क्या देखा, चलो सपोज है ये हमारा क्या है? कोई +Q आवेश है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई ले लिया हमारा धन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, यानी जो परीक्षण के लिए लिया गया हो, परीक्षण
आवेश, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी मानी गई है, धन यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। ये ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने कोई नेगेटिव आवेश यहाँ माइनस के Q1, एक कोई मैंने नेगेटिव आवेश। जैसे ही मैं इसको यहाँ तक लेके आ रहा था धीरे धीरे टिक 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 लेके आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा और पास गया तो हमने देखा कि वैसे ये वापस लौट गया अपने रास्ते, जिस रास्ते पे आया उसी रास्ते पे क्या हो गया, ये वापस लौट गया। पहले इसको धक्का मार दिया ऐसा हमने माना, और जैसे मैं इसको लेके आ रहा था टिक 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 ये यहाँ तक तो ठीक आया, अचानक ये इसकी ओर खींचने लगी। ऐसे हमने और परीक्षण किए और यहाँ से लाए यहाँ से लाए यहाँ से लाए, पॉजिटिव नेगेटिव, वही देखा कि ये धन परीक्षण आवेश था जो पॉजिटिव था वो इससे दूर भाग जाता था, नेगेटिव था वो इसको खींच जाता था। तो हमने क्या महसूस किया कि भाई साहब इस आवेश के चारों ओर कुछ तो ऐसा है जो इनको प्रभावित कर रहा है, उसी को क्या कहने लगे हम, वैद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी भी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आवेश कण कैसे भी कह लो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लाने पर जैसे ये पॉजिटिव था, इसको लाया तो इसने कैसे बल का अनुभव किया, प्रतिकर्षण बल का। ये नेगेटिव था, इसको लाया तो इसने कैसे बल का अनुभव किया, आकर्षण बल का। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात आ जाती है इसी के आगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा चैप्टर उसी पे चलने वाला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होती है, अब इंटेंसिटी का मतलब समझ सकते हो तुम कि मान लो ऐसा फील करो कि यहाँ पे कोई भाई साहब Q0 आवेश आ गया, क्या आ गया, Q0 आवेश आ गया, ठीक है। Q0 आवेश को क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक। तो भाई साहब ये इसमें बल लगा रहा होगा, सीधी सी बात है कि नहीं, ऐसे करेंगे। चलो यहाँ आ गया, ठीक है, उसके वैद्युत क्षेत्र में एंट्री हो गई अब उसकी, ठीक है। तो अब इस पे क्या लग रहा होगा, हमारा बल लग रहा होगा, यानी कि इस पे क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। तो लाला यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अगर किसी पर सपोज दैट 5 न्यूटन प्रति कूलम का बल लग रहा है, 5 न्यूटन प्रति कूलम, और किसी पे लग रहा है 10 न्यूटन प्रति कूलम, तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र वाले आवेश, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या निकल गया है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं से इसको नीचे ले आया मैं, इसके क्या आ गया, F/Q0 बराबर क्या आ गया, E। ये निकल गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ से मात्रक निकालना चाहेंगे तो कूलम प्रति, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम। अगर विमा निकालना चाहेंगे, विमा, तो कैसे निकलेगी, बल की बताओ क्या होती है, सभी जानते होंगे, mLT माइनस 2, आवेश की अभी अभी निकाली थी AT, तो यहाँ से क्या होगा, A ऊपर जाएगी T ऊपर जाएगी, तो mLT माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, A भी ऊपर आ गया, A माइनस,
ये इसकी विमा होगी एम एल टी माइनस टी ए माइनस वन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। ठीक है, बता रहा हूँ। उतार लिया, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टेढ़ा चला गया है, चलो, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो अब देखो कैसे कैसे निकालेंगे। आप यहाँ कोई मान लो हमारा बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु पी है। इस पे क्या निकालना है भाई साहब, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो ऐसा हमारे पास कोई नियम नहीं है कि किसी भी एक आवेश के कारण हम निकाल पाए। तो हम क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा आवेश मानते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। यहाँ क्या रखा हुआ हमारा, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट। देखो परीक्षण आवेश क्यों रहते हैं, देखो इसका मतलब ये क्या होता है पता है, एक ऐसा आवेश है काल्पनिक आवेश, यानी इसकी मतलब रियलिटी में नहीं होता है। और ऐसा आवेश है इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता, इतना छोटा होता है कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। जब खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो क्या ये इसके वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। तो जो कुछ भी इस जगह पे निकल के आएगा वो इसी आवेश के कारण तो निकल के आएगा, पर इसका तो वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। समझ रहे हो ना? यानी कि जो कुछ भी निकल के आएगा ना वो इसी के कारण निकल के आएगा। ये तो बस तुलना में ले लीजिए। जैसे अब तुम सपोज दैट हमें मान लो क्लास में एक छात्र है बबीता, ठीक है, और क्लास में एक छात्र है दया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब दया का वजन बताओ कितना है, हमें नहीं पता, लेकिन हम देख के बता रहे हैं कि बबीता का लगभग 5 किलो है, मान लो 5 किलो तो कम हो गया 50 किलो। तो हम बता रहे हैं भाई साहब कि जो हमारी दया है उसका वजन लगभग 100 किलो के आसपास। यानी हमने क्या बता दिया कि जो दया का वजन है वो बबीता के वजन से दुगना है। तो हमने रेस्पेक्ट में बताया नहीं बताया कि उसके रेस्पेक्ट में भाई साहब इसका वजन इतना है। तो ऐसे ही इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे इसका, क्योंकि इसका तो 0 है भाई। अब जो कुछ भी कैलकुलेशन निकलेगी वो सीधी तो निकलेगी, इसका तो 0 है, 0 ही तो है। तो हम इसका 50 जितना भी निकाले वो इसी का निकल के आएगा। ये तो नहीं है ये इन्वॉल्व होगा क्योंकि इसका तो वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं। तो हम यूँ कहेंगे भाई क्यू नॉट की आवेश की तुलना में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 500 न्यूटन प्रति कूलम है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी तो कुछ है ही नहीं, 0 है उसकी, तो उससे कम से कम 500 न्यूटन ज़्यादा है इसकी। ठीक है, आप देखो अब 2 आवेश हो गए तो अब एक काम आसान हो गया, न्यूटन का कूलम का नियम लगा सकते हैं। कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियमानुसार क्या होता है भाई साहब, F बराबर 1/4πε0 के Q1 की जगह Q दिया हुआ है, Q2 की जगह क्या दिया हुआ है Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 को मैं इसके नीचे ले आया, F अपॉन में Q0 1/4πε0 के अब Q अपॉन में R स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा था हमने कि E बराबर क्या होता है F अपॉन में Q0। तो F अपॉन में Q0 की जगह क्या रख दूंगा मैं, तो ये निकल गया आपका फाइनल फॉर्मूला 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर मीटर प्रति कूलम।
ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। तो जो मैंने कराया है उसको आपको एक बार फेयर में तो उतारना ही उतारना है, साथ ही साथ उसको लिख के और देखना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।